Hi everyone, today we will discuss about Carnot cycle. In previous session we have discussed about Kirchhoff's law. ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे कार्नोट साइकिल। इसका एफिशिएंसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्नोट साइकिल क्या होता है। कार्नोट साइकिल इज ए हाइपोथेटिकल आइडियल एंड रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस डिवाइस्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट। ठीक है, to demonstrate the maximum convertibility of heat into work. An ideal machine to demonstrate this cycle is called Carnot heat engine. तो कार्नोट एक फ्रेंच इंजीनियर थे, सादी कार्नोट। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इंजन डिजाइन किया था जिसमें दिखाया गया था मैक्सिमम हीट कन्वर्टेड टू वर्क। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल था, जितना हीट हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क को। ठीक है, the work done in Carnot cycle is maximum because the various steps involved are reversible and the reversible work is maximum possible work which can system can do. ठीक है, तो हमारा कार्नोट साइकिल का जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है कंपेयर टू अदर इंजन, क्योंकि ये आइडियल हाइपोथेटिकल ले रहे हैं हम। और इसका वर्क डन ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है, फॉर प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादातर प्रोसेस हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस आता है। ठीक है, तो रिवर्सेबल प्रोसेस में हमारा एक सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो स्कीमेटिक प्लान, तो इसमें एक सोर्स रहता है, सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, जिसको हम ए ले रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर रहता है और इसको कह TH भी लिखा जाता है। ठीक है, एंड एक सिंक रहता है। ठीक है, वो लोअर टेम्परेचर में रहता है T1, तो T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, एक वर्किंग सब्सटेंस रहता है एंड एक परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग स्टैंड रहता है। ठीक है, एक वर्किंग सब्सटेंस रहता है, तो ज्यादातर हमारा इंपोर्टेंट क्या है, एक सोर्स रहता है, एक सिंक रहता है। ठीक है, सोर्स से हीट सिंक को डिस्कार्ड होता है। सोर्स हमारा हाई टेम्परेचर में रहता है, सिंक हमारा लो टेम्परेचर में रहता है। कैसे रहता है, क्या रहता है, वो देखेंगे आगे। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस हो गया, ये सोर्स हो गया, ये नॉन कंडक्टिंग स्टैंड हो गया, ये सिंक हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है हीट सोर्स, जिसको हीट सोर्स ऑफ हीट बोलते हैं T2। ठीक है, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो गया, ये हमारा सिंक हो गया। ठीक है, तो ये Q1 Q2 ये W, इसका मतलब क्या है सर, ऐसा क्या लिख दिया या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ये क्या होता है, पहले हम हीट देते हैं एज ए एनर्जी देते हैं एज ए हीट। ठीक है, एनर्जी देते हैं एज ए हीट टू द सोर्स। ठीक है, जिसको हम T2 लेते हैं। तो इसमें से क्या होता है, कुछ हीट डिस्कार्ड हो जाता है टू द सिंक। ठीक है, मान लो हमने 20 किलो जूल हमने एनर्जी दिया है एज ए हीट टू द सोर्स, तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलो जूल। ठीक है, इसमें से मान लो 15 किलो जूल डिस्कार्ड हो गया टू द सिंक, तो Q2 इसको इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 किलो जूल। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2, दैट इज 20 किलो जूल माइनस 15 किलो जूल इक्वल्स टू 5 किलो जूल। तो वर्क हो गया 5 किलो। समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं एज ए हीट टू द सोर्स, उसमें से कुछ हीट डिस्कार्ड हो जाता है सिंक को। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस, जितना हीट दिया, जितना हीट डिस्कार्ड हो गया, बाकी जितना बच गया, हमने 20 किलो जूल दिया था, 15 किलो जूल डिस्कार्ड हो गया था, बाकी 5 किलो जूल वही कन्वर्ट हो जाता है हमारा यूजफुल वर्क। समझ में आ गया, यही था कार्नोट साइकिल का मतलब, ओवरऑल कार्नोट साइकिल कैसा होता है। ठीक है, तो हम हीट देते हैं, उसमें से कुछ हीट सिंक को कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जितना हीट बच गया वो कन्वर्टेड टू वर्क। ठीक है, तो वही लिखा गया, हमने हीट सोर्स को दिया, ये डिस्कार्ड हो गया सिंक को, जितना हीट बच गया वो हो गया हमारा वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स, जो सबसे इंपोर्टेंट होता है कार्नोट साइकिल का, ये जो 4 स्टेप होता है वो देखते हैं, ABCD। ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। ठीक है, वन बाय वन एक प्रोसेस को हम डिस्कशन करते हैं। केस 1, आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज शोन बाय AB। ये क्या, T2 मतलब A to B, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स, लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांड एंड एक्सटर्नल वर्क हैपेंस। या एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सेबल, fall in temperature but it is in the contact with source, thus maintain the temperature, quantity of the heat absorbed is Q1 and T remain constant। ठीक है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है लेकिन वो सोर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, इसलिए प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया और हीट क्या हुआ, Q1।
ठीक है, समझ में आ गया। हम एक सिलेंडर को प्लेस करते हैं ऑन द सोर्स के ऊपर, लोड ऑन द पिस्टन डिक्रीज करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांड होता है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल वर्क होता है, इसलिए फॉल टेम्परेचर फॉल होता है, लेकिन वो सोर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा हीट क्या होता है Q1। तो इंपोर्टेंट क्या है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू 0, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हमें क्या पता है Q प्लस W, तो यहाँ पर हीट हमने क्या लिया है Q1, तो Q1 प्लस W, सो ये 0 हो गया, Q1 इक्वल्स टू कितना हो गया -W1, हम इसको -W1 ले लेते, तो Q1 इक्वल्स टू RT2 ln क्या हो जाएगा V2/V1, ठीक है। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है RT ln V2/V1, तो -RT2 ln V2/V1, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर हमने यहाँ पर T2 लिया है, AB में T2 लिया है, तो इसीलिए D2 लिखा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए T2 कहाँ से यहाँ पर आ गया। Q1 इक्वल्स टू हमने टेम्परेचर जैसे हम टेम्परेचर T2 लिया है AB प्रोसेस आइसोथर्मल के लिए, तो RT2 ln V2/V1, समझ में आ गया पहला। तो ये याद रखना Q1 इक्वल्स टू, बाकी कुछ याद रहे न रहे कोई बात नहीं, Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया RT2 ln V2/V1, ये था AB प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस B to C, BC ग्राफ, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, पहले सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा था, अब वहां से रिमूव कर लेंगे, एंड पुट ऑन द परफेक्टली इंसुलेटिंग पैड, लोड इज फर्दर डिक्रीज टू कॉज एक्सपांशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एडियाबैटिकली, ठीक है। यहाँ पर हीट कांस्टेंट रहेगा, तो Q इक्वल्स टू 0, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, इसका वर्क डन को हमने W2 लेते हैं, पहले का प्रोसेस का W1 लिया था, इसका W2 लेते हैं, यहाँ पर Q0, तो W2 इक्वल्स टू डेल यू हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू डेल यू इक्वल्स टू हमें क्या पता है CV T1 - T2, तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV T1 - T2, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, ये नो, हाँ जी सर। नेक्स्ट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज CD, ठीक है। सिलेंडर इज अगेन ट्रांसपोर्ट टू सिंक एट टेम्परेचर T1, ठीक है। सिलेंडर अब किया गया, पहले सोर्स में डाला था, सोर्स से लेके इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा था, जो सेकेंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, स्टैंड से लेके फिर सिंक में रखेंगे, जिसका टेम्परेचर क्या है T1। लोड ऑन द पिस्टन इज स्लोली इंक्रीज होगा, तो गैस इज कंप्रेस हो जाएगा, पिस्टन का लोड जो हुआ है वो स्लोली इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, गैस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे हीट डेवलप्ड passes into the sink, the temperature remain constant at T1, ठीक है। तो Q2 इक्वल्स टू -W3, तो -W3 इक्वल्स टू क्या है RT1 V4/V3, समझ में आएगा। तो इसको इससे लिख सकते W3 इक्वल्स टू -RT1 ln V4/V3, ठीक है। तो W1 क्या है, W1 क्या था -RT2 ln V2/V1, ठीक है। देन हमारा W2 क्या था CV T1 - T2, W3 क्या हो गया -RT1 ln V4/V3, टोटल वर्क डन हमें निकालना है ना। देन लास्ट प्रोसेस केस फॉर एडियाबैटिकली रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ वर्किंग सब्सटेंस D2 है, क्या सिलेंडर इज अगेन ट्रांसपोर्ट टू द इंसुलेटिंग पैड, पहले हमने सोर्स में रखा था, फिर इंसुलेटिंग पैड के लिए पैड पर रखा, सोर्स से उठा के, ठीक है। पहले सोर्स में रखा था, टेम्परेचर दिया था, गैस एक्सपांड हुआ था, फिर उससे लेके हम लोड पर क्या रखा था इंसुलेटिंग पैड पर, ठीक है। फिर उसे लेके सिंक पे रखा था, वहां से लाके सिंक पर रखा, फिर सिंक से उठा के फिर से हमने इंसुलेटिंग पैड पे रखा दिया। लोड ऑन द पिस्टन इज अगेन स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो दैट सब्सटेंस अंडरगो स्लो एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T1 to T2, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो जाएगा T1 to T2, ठीक है। तो W4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV T2 - T1, समझ में आ गया, CV T2 - T1। तो नेट वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन फॉर प्रोसेस का W1 W2 W3 W4, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो हमारे W2 W4 कैंसिल हो जाएगा, -RT2 ln V2/V1 -RT1 ln V4/V3, ठीक है। और ये दोनों जो ऐड हो गया कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक था CV T1 - T2, एक था CV T2 - T1,
तो मान लो CB मैं इसको T2 माइनस T1 करो, माइनस T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बस क्या गया W1 क्या था माइनस RT2 ln V2 बाई V1 एंड W4 क्या था माइनस RT1 ln V4 बाई V3, ठीक है। तो ये था टोटल वर्क डन इन अ कार्नोट साइकिल, दैट इज माइनस RT2 ln V2 बाई V1 माइनस RT1 ln V4 बाई V3। समझ में आ गया? Now for adiabatic or BC and DA, T V to the power gamma minus 1 equals to constant। adiabatic के लिए हमें पता है, adiabatic प्रोसेस के लिए T V to the power gamma minus 1 equals to constant। for adiabatic और BC तो हम लिख सकते हैं T2 V2 to the power gamma minus 1 equals to T1 V3 to the power gamma minus 1। yes or no? हाँ जी सर। तो T1 by T2 हम लिख सकते हैं V2 by V3 gamma minus 1। yes or no? adiabatic प्रोसेस के लिए हमें पता है T V to the power gamma minus 1। तो कोर BC के लिए हम ले सकते हैं T2 V2 to the power gamma minus 1 equals to T1 V3 to the power gamma minus 1। तो T1 by T2 equals to V2 by V3 gamma minus 1। adiabatic DA के लिए और DA के लिए ग्राफ को अच्छे से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। T1 V4 to the power gamma minus 1 equals to T2 V1 to the power gamma minus 1। तो T1 by T2 ये क्या हो गया V1 by V4 gamma minus 1। तो ना कंपेयर करेंगे V2 by V3 gamma minus 1 equals to V1 by V4 gamma minus 1। yes, so we can write V2 by V1 equals to V3 by V4। yes sir। so now if we put the value of V3 by V4, that is V2 by V1, so we can write W2 equals to minus W total equals to minus RT2 ln V2 by V1 minus RT1 ln V2 by V1। yes sir। so now we can write माइनस R ln V2 by V1 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा T2 माइनस T1। तो W टोटल इक्वल्स टू माइनस R ln V2 by V1 T2 माइनस T1। तो ये था वर्क डन इन एन कार्नोट साइकिल। W टोटल मतलब टोटल वर्क डन, W टोटल मतलब क्या टोटल वर्क डन इक्वल्स टू माइनस R ln V2 by V1 T2 माइनस T1। अब वन ऑफ द नहीं सबसे इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरली एफिशिएंसी से आता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या है एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा, नीटा इक्वल्स टू क्या वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है माइनस W डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब Q1, ठीक है। तो नीटा इक्वल्स टू वर्क डन क्या था माइनस रहेगा W क्या था माइनस R ln V2 by V1 T2 माइनस T1। ये सर Q1 क्या था RT2 ln V2 by V1। ये सर नहीं, पहला स्टेप में हमने Q1 क्या निकाला था RT2 ln V2 by V1। तो दोनों को अगर कैंसिल वगैरह करेंगे क्या रह जाएगा, देखो R ln V2 by V1 R ln V2 by V1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। नीटा इक्वल्स टू मतलब एफिशिएंसी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। W बाई Q लिख सकते हैं। T2 क्या है T2 हायर टेम्परेचर था, सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स ये था एंड T1 क्या था टेम्परेचर ऑफ सिक। समझ में आ गया, मतलब आया या नहीं आया। नीटा इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम बाय हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन बाय द सिस्टम W, हीट एब्जॉर्ब कितना दिया था Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया था हमने, ठीक है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या था हुआ था डिस्कार्ड हुआ था, ठीक है। जो पहला जो बताया था ऐसा 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 हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट डिस्कार्ड हुआ था टू द सिंक। हमने सोर्स को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया था Q1, तो वही है हीट एब्जॉर्ब Q1, ठीक है। और पहला स्टेप में हमने Q1 इक्वल्स टू कितना निकाला था RT2 ln V2 by V1। हाँ जी सर। और वर्क डन हमारा कितना निकल गया आ गया था माइनस R ln V2 by V1 T2 माइनस T1। यही वर्क डन फाइनल वर्क डन W टोटल निकल के आया था, ठीक है। तो पुट कर देंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आ गया क्या नीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2। और इसको हम क्या लिखते हैं नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाय T2। T1 ये क्या होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T2 क्या होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ऑलवेज याद रखना जो नीचे रहेगा, नीचे जो रहेगा वो हायर टेम्परेचर में रहेगा, कंफ्यूज मत होना। ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स होगा जो नीचे रहेगा, क्योंकि हमारा ये एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ये ऑलवेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी कैसे नेगेटिव होगा। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा। efficiency only depends on temperature, ठीक है। नीटा does not depends on working substance, ये always less than 1, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है which of the following is correct for efficiency, ठीक है।
तो क्या ये ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी सर, ये कभी भी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और क्या है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। और देखते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये था कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, थोड़ा रिवर्स होता है। हम क्या देते हैं, जो कार्नोट इंजन था, कार्नोट हीट इंजन में हम क्या कर रहे थे, हम हीट दे रहे थे, एनर्जी एज ए हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे, वर्क आ रहा था, ठीक है। वही तो था, हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, उसमें से एनर्जी एज ए Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड किया, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा एज ए हीट डिस्कार्ड हो गया, बाकी जितना बच गया वो हमारा वर्क को कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये था कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट रेफ्रिजरेटर में उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब इसमें हम वर्क देते हैं, ठीक है। इसमें हम पहले वर्क देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। Energy will not flow spontaneously from lower temperature to higher temperature without any work. Refrigerator that this work, ठीक है। Working substance take heat from the lower temperature source, then same work is performed on it, and finally it rejects heat to the high temperature source, ठीक है। पहले ये क्या करता है, लोअर टेम्परेचर हीट लेता है, वर्क करता है, एंड हाई टेम्परेचर सोर्स को ये प्रोवाइड हीट हमारा ट्रांसफर कर देता है। देखते हैं, स्पेस टू द रेफ्रिजरेटर इज लोअर टेम्परेचर सोर्स एंड सराउंडिंग एटमोस्फेयर इज हाई। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर, वहां पर क्या था, सोर्स हाई टेम्परेचर में था, यहाँ पर लो टेम्परेचर में, ठीक है। इन कार्नोट इंजन हीट इज इनपुट, वर्क इज आउटपुट, ये सुनो। यहाँ पर उल्टा होता है, रेफ्रिजरेटर में हीट इज आउटपुट, वर्क इज इनपुट। देखो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने वर्क दिया है, वर्क इज इनपुट एंड हीट इज आउटपुट। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जनरल रिवर्स प्रोसेस में काम करता है ये, ठीक है। तो जो हाई टेम्परेचर को निकाल देता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, लो रखता है, ठीक है। तो विदाउट वर्क ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर का एक पॉइंट में डिफरेंस होता है, क्या है हमारा, कार्नोट साइकिल में हीट इज इनपुट, वर्क इज आउटपुट, बट रेफ्रिजरेटर में वर्क इज इनपुट, हीट इज आउट। हाई टेम्परेचर को डिस्कार्ड करता है सराउंडिंग को, ठीक है। तो एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे एफिशिएंसी ना, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या होगा, नीटा इक्वल्स टू Q/W, इसका क्या हो जाएगा, नीटा इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 7 डिग्री सेल्सियस and efficiency is 50%. Then calculate change in temperature of the source to increase the efficiency of same engine to the 70%, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया है, तो T1 दिया है, कितना दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा 280 केल्विन, ठीक है। एंड एफिशिएंसी कितना दिया है, 50% मतलब 0.5। वी नो नीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स, हमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना है, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना है, 0.5। तो 280 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 0.5। ये सुनो, 1 या -1 हो जाएगा, तो माइनस 0.5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 0.5, ठीक है। तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर T2 इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाई 0.5, 280 0.5, ये कितना हो जाएगा, 560 केल्विन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा T2 कितना निकल जाएगा, 560 केल्विन। और पूछा कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सम इंजन बाय 70%। तो अब निकालना है 70, मतलब एफिशिएंसी 70% के लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। तो फिर से करते हैं, 1 माइनस 280 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू ये 70% मतलब 0.7, यस। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं पहला स्टेप में कर रहा हूँ, 280, ये -1 मतलब 0.3 नीचे आ जाएगा, ये सुनो, ये सर 0.3 नीचे आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 933.33 केल्विन, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कर दो, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर 933.33 माइनस 560। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 373.33। तो चेंज इन टेम्परेचर ये, ठीक है। कुछ नहीं था, पहले इसके हिसाब से हमें T2 निकालना था 50% के हिसाब से, देन 70% के हिसाब से
एफिशिएंसी 70% लेके निकालना था, देन दोनों का डिफरेंस निकाल देना, हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। सो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्रोपी के साथ। उसके साथ हम स्पॉन्टानियस प्रोसेस तो पढ़ेंगे ही, एंट्रोपी पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।